मेरी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वो मैथ्स और साइंस के लेक्चर सुनते हैं तो उसे प्रवचन की तरह ना सुना करें। इस तरह ना सुना करें कि महात्मा जी प्रवचन दे रहे हैं और भक्तगण सुन रहे हैं। क्योंकि भक्तगण जब प्रवचन सुनते हैं तो वो सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं है। उनका माइंड जो है उस समय फंक्शन नहीं कर रहा होता है। अगर ऐसे भक्तगण प्रवचन सुनने के बाद बाहर निकलते हैं और तुम उनसे पूछ लो कि महात्मा जी ने क्या क्या बताया है, तो उनका जवाब होगा, हाँ महात्मा जी कुछ अच्छा अच्छा तो बता रहे थे, लेकिन क्या बताया वो याद नहीं है। क्योंकि उनका माइंड फंक्शन कर ही नहीं रहा था, वो सोच ही नहीं रहे थे कि वो क्या सुन रहे हैं। तो तुम्हें मैथ्स और साइंस का लेक्चर इस तरह से नहीं सुनना है। तुम्हारी आंखों को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, तुम्हारे कानों को सुनते रहना चाहिए, और तुम्हारा माइंड जो है वो साथ ही साथ फंक्शन करते रहना चाहिए। तभी तुम्हें सब्जेक्ट अच्छे से समझ आएगा, तुम कॉन्सेप्ट्स का दूसरी जगह यूज कर पाओगे, और तभी सब्जेक्ट तुम्हें इजी और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मैं आज का डिस्कशन स्टार्ट करता हूं। आज का डिस्कशन डिफरेंशिएशन टॉपिक पे है, और ये डिफरेंशिएशन टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो 11th में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए मैंने इसे डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो तुम इसे ध्यान से देखना, सारे एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझना। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जो एक्सप्लेनेशन है और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर देना कि सर मुझे इस जगह प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं उसे किसी दूसरे वीडियो में दूर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं वैल्यूज लेके डिफरेंशिएशन को सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि तुम उसका आइडिया ले पाओ कि डिफरेंशिएशन है क्या। उसके बाद एक्चुअल प्रोसेस से हम बहुत सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और फिर उसके बाद फॉर्मूले को याद रखते हुए फॉर्मूले के बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब है क्या, वो एक्चुअली में है क्या। तो इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा हमें फंक्शन को समझना पड़ेगा। वैसे फंक्शन के बारे में तुम रिलेशन और फंक्शन में पढ़ चुके हो। यहां पर शॉर्ट में और सिंपल वे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि उस बेसिस पे डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन कर सकूं। तो ये मैंने एक इक्वेशन लिखा है, y इक्वल टू 2x प्लस 3। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ये एक रिलेशन है बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y। मतलब x और y जो वेरिएबल है वो आपस में इस रिलेशन से कनेक्टेड है। अब यहां पर जो दो वेरिएबल है उसमें मैं x को अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह रिप्रेजेंट करूं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब हुआ कि x कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू ले सकता है। मतलब x की जगह पे हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में जब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसका मतलब हुआ कि y की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड करता है। हम जो भी x की वैल्यू रखेंगे इस रिलेशन के हिसाब से y की एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी। तो क्योंकि y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है तो हम बोलते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। वैसे फंक्शन का थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है। मैं यहां सिंपल वे में डिफरेंशिएशन को समझाने के लिए उसका लूज डेफिनेशन यूज कर रहा हूं। तो y की वैल्यू क्योंकि x पे डिपेंड कर रही है तो हम बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। यहां पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस इक्वेशन को फंक्शन के फॉर्म में मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन करता हूं। तो x क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें मैं अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो सपोज मैंने x की जगह 2 पुट कर दिया। तो जब x की जगह मैंने 2 पुट कर दिया तो y की वैल्यू बताओ इस रिलेशन के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से क्या आएगी, कैसे निकालोगे, पुट करके बताओ। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की जगह 2 रख देंगे। तो जैसे इस इक्वेशन में x की जगह 2 रखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब y की वैल्यू 7 आएगी। तो जब
x2 है तो y की वैल्यू 7 है। अगर इसे फंक्शन के फॉर्म में लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे? तो क्योंकि मैंने x की जगह 2 पुट किया तो इसको लिखेंगे f2 और यहां पे ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 7। तो हम कहेंगे कि f2 की जो वैल्यू है वो 7 है। मतलब y और fx जो है वो एक ही बात है, इंटरचेंजेबली हम इनको एक दूसरे जगह पर यूज कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल से देखते हैं। सपोज मैं x की वैल्यू पुट करता हूं 5, क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसकी जगह मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो अगर x इक्वल टू 5 पुट करूंगा तो जल्दी से बताओ कि y की वैल्यू क्या होगी? तो y की वैल्यू हमें ऑब्टेंड होगा 2 इंटू 5 प्लस 3 दैट मीन्स 13। तो y की वैल्यू हमें 13 मिलेगी। फंक्शन के फॉर्म में देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फंक्शन के फॉर्म में यहां पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो x को, तो क्योंकि x इक्वल टू मैंने 5 रखा था तो ये हो जाएगा f5 इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 3 दैट मीन्स 13। तो इस तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल की किसी वैल्यू के लिए y की एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी, फंक्शन के फॉर्म में उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि y की वैल्यू जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। x तुमने क्या रखा है उसके बेसिस पे y की वैल्यू आएगी। तो इसी तरह से हम एक और इक्वेशन लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दो वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह के जितने इक्वेशन है उसमें अगर स्पेसिफाई नहीं है तो यूजुअली जो है हम एज्यूम कर लेते हैं कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब y की वैल्यू x पर डिपेंड करेगा। तो यहां पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो therefore value of y depends on x and therefore we will say y is a function of x। तो यहां भी y इक्वल टू fx है, तो फंक्शन के फॉर्म में हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेन कर दिया है। तो होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा कि फंक्शन का जो है सिंपल वे में डेफिनेशन क्या है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर x की कोई वैल्यू दे रखी है तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू या फंक्शन के फॉर्म में fx की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन की तरफ, उसे समझते हैं कि वो एक्चुअली में है क्या। तो इसके लिए मैं ये दूसरा जो इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर उसकी हेल्प लेता हूं। तो इस इक्वेशन में सपोज मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं, इस वैल्यू को मैंने x1 नाम दिया, मतलब x1 इक्वल टू 2। तो जब मैंने x1 इक्वल टू 2 पुट किया तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या थी, तो उस y की वैल्यू को मैं y1 नाम देता हूं। तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्योंकि x की जगह मैंने 2 पुट किया है तो y1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर मतलब इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्लियर है, ये तो समझ में आ गया होगा। जैसा यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था वैसा ही हम यहां पे यूज कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो होगी नहीं। अब इसको मैं फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इसे मैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूं। अब अगर मैंने x की जगह x1 पुट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, एफ x1 इक्वल टू x1 स्क्वायर। तो जिसे मैंने यहां लिख दिया है कि एफ x1 इक्वल टू x1 स्क्वायर। क्योंकि x1 मेरा 2 है तो x1 की जगह पर मैं 2 पुट कर देता हूं। तो ये हो जाएगा f2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर मतलब इक्वल टू 4। तो इस तरह से एफ x1 की वैल्यू 4 आ गई। तो मैं y1 इक्वल टू 4 लिखूं या fx1 इक्वल टू 4 लिखूं, एक ही बात है। अब हम क्या करते हैं, ये जो x1 की वैल्यू 2 थी उसमें थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, 0.1 की इंक्रीज करते हैं। तो जब मैं 0.1 की इंक्रीज करूंगा तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 था उसमें 0.1 इंक्रीज करो तो वो हो जाएगा 2.1। तो ये जो x की वैल्यू थी इंक्रीज होने के बाद मैं इसे x2 का नाम देता हूं। तो x2 की जो वैल्यू है 2 में 0.1 इंक्रीज करने के बाद ऑब्टेन हुई है। तो 2 में 0.1 इंक्रीज किया तो ये हो गया 2.1। अब इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को मैं y2 नाम देता हूं। तो y2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4.41। अब इसे फंक्शन के फॉर्म में लिखता हूं। तो अगेन x की जगह मैंने x2 रखा है तो यहां पर x की जगह पर मैं x2 रिप्लेस कर देता हूं। तो फंक्शन बन जाएगा एफ x2 इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब x2 की जगह पे हमने क्या वैल्यू रखी है, 2.1। तो ये हो जाएगा f 2.1 इक्वल टू 2.1 का स्क्वायर इक्वल टू 4.41।
तो इस तरह से जो है f2.1 की वैल्यू 4.41 आ गया। तो y2 लिखो या f2.1 लिखो, ये एक ही बात है। तो इस तरह से हमने x की एक वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू निकाली, और उसके बाद x में हमने बहुत ही थोड़ा सा चेंज 0.1 का चेंज किया और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाली। अब ऐसा हमने क्यों किया, इसका क्या यूज है, इसी बेसिस पे जो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है वो डेवलप करेंगे। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने ये दो वैल्यू निकाला। इंपॉर्टेंट चीज था कि x1 पहले 2 था तो उसमें बहुत थोड़ा सा इंक्रीज करना, ज्यादा इंक्रीज नहीं करना है, क्योंकि उससे फिर जो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है वो फॉलो नहीं होगा। तो थोड़ा सा इंक्रीज करना था, तो इसीलिए मैंने यहां पे 0.1 इंक्रीज किया। इवन 0.1 भी डेफिनेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा है, लेकिन इससे हम एक स्लाइट आउटलाइन ले सकते हैं और उसके बाद उस पैटर्न को देखकर हम डिफरेंशिएशन का रिजल्ट समझ सकते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं चेंज कितना हुआ वेरिएबल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि x में कितना चेंज हुआ। तो x में चेंज को मैं डेल्टा x से रिप्रेजेंट करता हूं। तो बताओ x में कितना चेंज हुआ, कैसे निकालोगे चेंज? तो चेंज हम कैसे निकालते हैं? तो चेंज हम निकालते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है, ये तो पता होगा सबको। तो यही हम यहां पे यूज करते हैं, डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो बताओ कितना आएगा। x2 कितना है, x2 है 2.1, x1 कितना है, वो है 2। तो इनका डिफरेंस ही डेल्टा x है। तो 2.1 माइनस 2 तो 0.1, मतलब x में जो चेंज है वो 0.1 है। अब हम निकालते हैं कि अगर x में जो चेंज है 0.1 हुआ तो इसके करस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज हुआ। तो y में चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जैसे x में चेंज को डेल्टा x से रिप्रेजेंट किया है, तो y में चेंज को हम डेल्टा y से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगेन डेल्टा y क्या होगा बताओ। तो डेल्टा y सिमिलरली फाइनल y की वैल्यू माइनस इनिशियल y की वैल्यू, मतलब y2 माइनस y1। तो देखो y2 माइनस y1 करेंगे तो हमें क्या वैल्यू ऑब्टेन्ड होगा। तो y2 है 4.41 और y1 है तुम्हारा 4। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें डेल्टा y मिल जाएगा। तो डेल्टा y की वैल्यू आई 0.41। तो इस तरह से हमें डेल्टा x और डेल्टा y मिल गई। अभी भी तुम सोच रहे होगे कि ये हम क्यों निकाल रहे हैं, जस्ट हम डिफरेंशिएशन की तरफ मूव कर रहे हैं, उसके डेफिनेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो देखो कैसे हम डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। तो अब यहां पे हम क्या करते हैं कि इन दोनों चेंज का रेशियो निकालते हैं कितना होगा। तो डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, तो देखो डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x कितना होगा, मतलब चेंज का रेशियो, डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज है उसका रेशियो कितना होगा। तो देखते हैं कितना आएगा रेशियो। तो ये होगा 0.41 अपॉन 0.1, तो इक्वल टू 4.1। तो जो y में चेंज है और x में जो चेंज है उसका रेशियो आया 4.1। डेल्टा y बाई डेल्टा x हमारा 4.1 आया। और यही जो रिलेशन है, ये जो रेशियो है, यही डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। डिफरेंशिएशन इससे कैसे रिलेटेड है, तो देखो यहां पर जो है मैंने डेल्टा x जो है वो कितना लिया था 0.1। तो डिफरेंशिएशन के डेफिनेशन के हिसाब से ये जो 0.1 है चेंज वो भी काफी बड़ा है। अगर ये चेंज काफी छोटा हो, इतना छोटा कि वो स्मॉलर देन एनी स्मॉलेस्ट नंबर हो, जितना छोटा से छोटा नंबर तुम सोच सकते हो, ये चेंज उससे भी छोटा हो, तो उस केस में हम डिफरेंशिएशन टेक्निक यूज करते हैं। तो डेल्टा x जो है अगर टेंड्स टू जीरो है, उसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। डेल्टा x जो है, x में जो चेंज है वो जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो के अप्रोक्सीमेट क्लोज है, वो स्मॉलर देन एनी स्मॉलेस्ट नंबर है, जितना छोटा से छोटा तुम सोच सकते हो ये उससे भी छोटा है, लेकिन जीरो नहीं है। इतना छोटा है कि किसी फाइनाइट नंबर के कंपैरिजन में उसको जीरो माना जा सकता है, बट एक्चुअली में वो जीरो नहीं है। तो डेल्टा x अगर टेंड्स टू जीरो है तो इसी को हम लिखते हैं dx। तब इस केस में डेल्टा x को dx लिखा जाता है। तो dx बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा x को रिप्रेजेंट करता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज डेल्टा x जो है जब वो टेंड्स टू जीरो था तो
डेल्टा एक्स को हमने dx लिखा, तब इस केस में y में जो चेंज है मतलब डेल्टा y उसको dy लिखते हैं। डेल्टा y में चेंज जो है वो बहुत छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में काफी स्मॉल चेंज किया गया है, टेंड्स टू जीरो चेंज किया गया है, तो डेल्टा y को हम dy लिखते हैं। तो देयरफॉर डेफिनेशन क्या बन गई? तो देयरफॉर डेफिनेशन बन गई हमारी, तो जो इसका मैथमेटिकल रिलेशन आ गया वो ये आ गया। तो मैथमेटिकल रिलेशन है कि डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का रेशियो, जबकि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है, इसी को हम डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। और इसे हम स्पेसिफाई करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इसे रीड किया जाता है। और इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल टू द चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल when the change in independent variable is very small. It is called differentiation of dependent variable with respect to independent variable. उसे सिंपल वे में हम पढ़ेंगे differentiation of y with respect to x, जहां पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो क्लियरली देखो इससे कैसे रिलेटेड हो गया डिफरेंशिएशन, समझ में आया क्लियरली? अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दो अभी, और मैं उसे देख लूंगा और फिर उसे किसी दूसरे वीडियो में, इसी का जो आगे वीडियो बनाऊंगा उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन होपफुली तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब क्योंकि y को ही हम fx लिखते हैं, y इक्वल टू fx होता है, तो इस डिफरेंशिएशन को fx के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो dy बाई dx हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x है। अगर y की जगह पे मैं fx लिख दूं तो ये हो जाएगा dy बाई dx ऑफ fx, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f डैश x से। f डैश x का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू x, जहां पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस तरह से फंक्शन के टर्म्स में जब हम डिफरेंशिएशन को लिखते हैं तो उसको f डैश x से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज तुम याद रखना, क्योंकि ये तुम्हारा बार बार जो है यूज आएगा, तुम बार बार क्वेश्चन में इस टर्म को देखोगे। तो f डैश x का मतलब तुम्हें याद होना चाहिए कि ये है डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आ गया? अगर नहीं आया है तो दोबारा वीडियो देखो और यहां पे देखो कैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा ट्राई करोगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब जो डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन मैंने सिंपल वे में समझाया था, उसको अब वैल्यू के बेस में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, और उसके बाद हम एक्चुअल प्रोसेस की हेल्प लेंगे डिफरेंशिएशन निकालने के लिए डिफरेंट फंक्शंस का। तो सबसे पहले देखते हैं कि वैल्यू के बेसिस पे हम डिफरेंशिएशन को कैसे समझ सकते हैं। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन तो मैंने बता दिया। बेसिकली डिफरेंशिएशन है क्या? वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का ही तो बस रेशियो है। बस फर्क क्या है कि जो डेल्टा एक्स है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, इतना छोटा कि किसी भी फाइनाइट नंबर के रिस्पेक्ट में उसको जीरो माना जा सके। तो हम थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पे बड़ा नंबर भी यूज कर सकते हैं, और फिर पैटर्न को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई डिफरेंशिएशन क्या आएगा। और फिर जब हम डिटेल में एक्चुअल प्रोसेस यूज करेंगे तो तुम्हें इजीली क्लियर हो जाएगा सब चीज। तो हमने फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए x की वैल्यू 2 लिया था, और फिर उसमें थोड़ा सा चेंज 0.1 किया था, और उस केस में हमने फिर डेल्टा y और डेल्टा x का रेशियो निकाला था। अब इसी फंक्शन के लिए एक और वैल्यू रख के हम चेक करते हैं, देखते हैं कि रेशियो क्या आता है। तो अगेन सपोज मैंने x की वैल्यू 3 रख दी और उसे मैं x3 का नाम देता हूं। तो x3 इक्वल टू 3 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मैं y की वैल्यू निकालता हूं। तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को मैं y3 नाम देता हूं। तो y3 इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 9।
अब x3 में मैं बहुत ही थोड़ा सा चेंज करता हूं। अगेन जैसे ऊपर में मैंने 0.1 चेंज किया था, यहां भी मैं 0.1 चेंज करता हूं। और 0.1 चेंज करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी उसे मैं x4 नाम देता हूं। तो x4 इक्वल टू हो जाएगा 3.1, क्योंकि x3 में मैंने 0.1 चेंज किया था। तो इसके करस्पॉन्डिंग मैं y की वैल्यू ऑब्टेन करता हूं, तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को मैं y4 नाम देता हूं। तो y4 इक्वल टू हो जाएगा 3.1 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 9.61। अब मैं जैसे ऊपर प्रोसेस किया था, क्योंकि डिफरेंशिएशन रिलेटेड है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से, तो यही रेशियो हम निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पे मैं निकालता हूं कि डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी। अगेन बताओ डेल्टा एक्स कितना आएगा इस केस में, जैसे ऊपर निकाला था यहां पे भी वैसे ही निकालेंगे। हो जाएगा 3.1 माइनस 3, और ये आ जाएगा 0.1। इसी तरह से हम डेल्टा वाई भी निकाल सकते हैं। तो बताओ डेल्टा वाई कितना होगा। तो डेल्टा वाई अगेन हो जाएगा तुम्हारा y4 माइनस y3, इन दोनों का डिफरेंस 9.61 माइनस 9, तो कितना आ जाएगा 0.61। अब इनका रेशियो निकालते हैं, तो इनका रेशियो कितना आएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो ये आएगा हमारा 0.61 डिवाइडेड बाय 0.1, तो डिवाइड करके ये कितना बन जाएगा 6.1। अब यहां पे दोनों रेशियो को क्लोजली ऑब्जर्व करो। क्या दोनों रेशियो में कुछ पैटर्न बन रहा है? हाँ, पैटर्न बन रहा है। और अगर पैटर्न का फॉर्म बन रहा है तो इसका मतलब है कि उस चीज को हम एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि वो एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कैसा पैटर्न बन रहा है, क्या कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है। यहां पर रेशियो देखो 4.1 है। 4.1 कब मिला था? जब x की वैल्यू 2 थी, उस समय डेल्टा y और डेल्टा x का रेशियो 4.1 था। जैसे ही x की वैल्यू 3 हुई तो जो रेशियो है वो 6.1 हो गया। तो ऐसे ही जब दो तीन वैल्यू और निकालोगे तो तुम्हें पैटर्न क्लियरली विजिबल हो जाएगा। यहां पे भी तुम आइडिया लगा सकते हो, अगर डिफिकल्टी हो रही है तो दो तीन और वैल्यूज के लिए चेक करो, तुम्हें क्लियर पता चल जाएगा। मैं इन्हीं दो वैल्यू से तुम्हें पैटर्न डिस्क्राइब कर देता हूं। तो इस फंक्शन की केस में डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का जो रेशियो है वो ध्यान से देखो, जिस एक्स पे हमने चेंज किया था उस एक्स के नियरली डबल हो रहा है। देखो यहां हमने 2 के बाद थोड़ा सा चेंज किया था, तो जो रेशियो आया है इसका नियरली डबल है। 2 का डबल 4 होता है, ये 4.1 है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो नियरली डबल हम कह सकते हैं। और इसी तरह से देखो यहां पे हमने x3 रखा और 3 के बाद हमने थोड़ा सा चेंज किया, तो इस केस में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का रेशियो 6.1 आ रहा है। अगेन नियरली डबल आ रहा है, डबल से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। तो थोड़ा सा ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि चेंज हमने 0.1 किया। डिफरेंशिएशन के डेफिनेशन के हिसाब से हमने चेंज काफी ज्यादा किया है। अगर मैं चेंज काफी स्मॉल करूं, टेंड्स टू जीरो करूं, तो उस केस में तुम फाइंड आउट करोगे कि जो रेशियो है एग्जैक्टली डबल आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है, डेल्टा एक्स में चेंज काफी स्मॉल है, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है वो एक्स की वैल्यू का हमेशा डबल आएगा। इसका मतलब हुआ इसका आंसर हम 2x लिख सकते हैं। मतलब इस इक्वेशन का जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx होगा, वो एक जनरल फॉर्मूला फॉलो करता है, वो डिफरेंशिएशन होगा 2x। तो x की किसी भी वैल्यू के लिए तुम डिफरेंशिएशन मतलब डेल्टा y और डेल्टा x का रेशियो गिवन डेल्टा x टेंड्स टू जीरो वो निकाल सकते हो। वो क्या होगा? 2x होगा। जब x2 होगा तो जो रेशियो है कितना आएगा, सीधा सीधा तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, इतना करने की जरूरत ही नहीं। 2 यहां पे उठा के पुट कर दो, रेशियो 4 आएगा, मुझे पता चल गया। इसी तरह से अगर जब x3 है तो रेशियो कितना होगा? 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, ये भी मुझे पता चल गया। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन को हमने एक इक्वेशन के फॉर्म में ले आया। तो ये वैल्यू के बेस पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि कैसे पैटर्न फॉलो होता है, तो हमें डिफरेंशिएशन जो है एक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाता है। तो अगर y और x आपस में किसी इक्वेशन से
रिलेटेड है तो उसका डिफरेंशिएशन निकाला जा सकता है। और वो डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, तो अब मैं एक्चुअल प्रोसेस को डिस्कस करूंगा। उस एक्चुअल प्रोसेस जिससे हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं उसे हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन ही है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जो है एक्चुअल प्रोसेस जो है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन है। अब उसकी हेल्प से हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। यहां पे वैल्यू के बेसिस पे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि अगर y और x किसी इक्वेशन से रिलेटेड है तो उनके डिफरेंशिएशन में भी एक डेफिनिट पैटर्न बनेगा, एक डेफिनिट रिलेशन आएगा, मतलब उसे भी हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने थोड़ा सा आउटलाइन दे दिया। होपफुली तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है और डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालेंगे, ये भी पता लग गया होगा। अब उसका एक्चुअल प्रोसेस हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे ऑब्टेन किया जाता है। तो इस डिफरेंशिएशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जनरल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना और पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना। तो जैसे जनरल डिफरेंशिएशन नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसमें जो डिफरेंशिएशन है किसी फंक्शन का वो वेरिएबल के टर्म्स में ऑब्टेन किया जाएगा, उसी वेरिएबल के टर्म्स में जिस वेरिएबल के टर्म्स में फंक्शन दिया हुआ है। और दूसरा जो है पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन। तो पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है उसे हम ऑब्टेन करेंगे। वैसे तो जनरल डिफरेंशिएशन की हेल्प से ही हम पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं कि जनरल डिफरेंशिएशन से पहले फॉर्मूला डिराइव करो और फिर उसमें वेरिएबल की जगह पे वो पर्टिकुलर वैल्यू रख दो जिस पर डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा। तो इसलिए बेसिकली इसको करने की वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन दिए हुए हैं और वैसे भी ये जनरल डिफरेंशिएशन की तरह ही है, कोई उसमें एक्स्ट्रा मेथड नहीं है। तो इसलिए मैं एक आध क्वेश्चन इसके बता दूंगा और फिर उसके बाद हम जनरल डिफरेंशिएशन पे ही फोकस करेंगे, उसी को डिस्कस करेंगे और उसी की हेल्प से फिर हम पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन भी ऑब्टेन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसी फंक्शन का जनरल डिफरेंशिएशन हम कैसे ऑब्टेन करें। तो उसके लिए हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे जो कि डेफिनेशन के समय मैंने डिस्कस किया था। फॉर्मूला तो याद होगा ही, क्या था फॉर्मूला, रिकॉल करो, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। यही था हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। याद है कि नहीं? तो याद आया, तो इसी का हम यूज करेंगे जनरल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने में। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। तो ये डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल फॉर्म है और इसको हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन निकालने के लिए। अब मान लो कोई इक्वेशन दो वेरिएबल x और y को रिलेट करता है, जिसमें से हमने x वेरिएबल को इंडिपेंडेंट माना है और y वेरिएबल को डिपेंडेंट माना है। तो क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो y को हमने कहा था कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x पे डिपेंड करता है, इसलिए y को हम कह सकते हैं कि वो x का फंक्शन है। तो हम क्या लिखते थे, y इक्वल टू एफ एक्स। तो y इक्वल टू एफ एक्स यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है। अभी मैं फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूं इसलिए एक्चुअल में कोई फंक्शन नहीं लिया है। एफ एक्स कोई भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कोई एक्चुअल फंक्शन लेके उसका डेरिवेटिव करके दिखाऊंगा। तो y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, जनरल फंक्शन है और इसका जनरल डिफरेंशिएशन हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा पहले वो देख रहे हैं। तो यहां पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो x वेरिएबल में आया हुआ है, तो जो डिफरेंशिएशन है वो भी x वेरिएबल में आना चाहिए। तो जिस जनरल वैल्यू पर हम डिफरेंशिएशन ऑब्टेन करना चाह रहे हैं तो वो वेरिएबल के फॉर्म में ही रखते हैं। तो उस जनरल वैल्यू को जो मैं वेरिएबल असाइन करता हूं वो मैं x ही असाइन करता हूं, x के टर्म्स में ही इसको मैं बताता हूं। तो सपोज x जो है एक वैल्यू है, एक जनरल वैल्यू है जिस पे डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब हुआ x की जिस वैल्यू पे हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है उसको मैं x1 नाम देता हूं और इसकी वैल्यू मैंने क्या असाइन की है कि ये वेरिएबल x के ही इक्वल है। कोई दूसरा वेरिएबल भी रख सकते थे बट ऐसा ही तुम बुक में देखोगे यूज किया हुआ है, तो हम वो जनरल वैल्यू को भी x रखते हैं। तो x1 की वैल्यू हमारी आई x।
ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो यहां पे मैंने क्या किया है, जो इनिशियल वैल्यू है x की, उसको मैंने x1 नाम दिया, और उसकी जो वैल्यू है एक वेरिएबल x ही मैंने रखा है। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू निकालनी होगी। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो y x से इस फंक्शन के हेल्प से कनेक्टेड है, तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को मैं y1 रखता हूं। तो y1 की वैल्यू कितनी होगी, तो y1 वैल्यू हमें तब मिल रही है जब फंक्शन में हमने x1 पुट किया है। तो y1 इक्वल टू हो जाएगा एफ x1, और x1 को मैंने x ही लिखा है तो इसे मैं fx लिख सकता हूं। तो y1 की वैल्यू हो गई fx। अब नेक्स्ट अप्रोच क्या था, तो रिकॉल करो कि डेफिनेशन में मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, और उसी के अकॉर्डिंग यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूं, ये जो इनिशियल वैल्यू x थी उसमें बहुत ही स्मॉल चेंज करता हूं, इतना स्मॉल चेंज कि वो टेंड्स टू जीरो हो, स्मॉलर देन एनी स्मॉलेस्ट नंबर। यही हमने डेफिनेशन में भी किया था, तो यही प्रोसेस हम यहां भी करेंगे। तो x में हम क्या चेंज करते हैं, बहुत ही स्मॉल चेंज, सपोज उस चेंज को मैं h कहता हूं। तो x की वैल्यू को हम h से इंक्रीज कर रहे हैं जहां पे h टेंड्स टू जीरो है। तो जब h से इंक्रीज करेंगे तो जो नई वैल्यू होगी वो x प्लस h हो जाएगी, और उसको मैं x2 नाम देता हूं। तो जब ये इनिशियल वैल्यू में हमने h इंक्रीज किया, तो जो उसके बाद जो हमें वैल्यू मिली मैंने उसे x2 नाम दिया, और ये हो गया x प्लस h। अब इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 2 है, और ये वैल्यू हमें कब मिलेगी, जब फंक्शन में मैं x2 रखूंगा। तो इसका मतलब y2 की जो वैल्यू होगी fx2 है, और क्योंकि x2 जो है x प्लस h के इक्वल है, तो मैं इसे लिख सकता हूं fx प्लस h। तो इस तरह से मैंने x1 x2 y1 y2 डिफाइन कर दिया। अब जो मुझे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ऑब्टेन करना है, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई चाहिए होगा। तो अब मैं निकालता हूं डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या होगा, तो जैसे पीछे हमने देखा था, बताओ डेल्टा एक्स क्या होगा। डेल्टा एक्स कैसे निकाला था हमने, तो सिंपल सी बात है, हम चेंज निकाल रहे हैं एक तरह से, तो एक्स की फाइनल वैल्यू माइनस एक्स की इनिशियल वैल्यू, यही डेल्टा एक्स होगा। तो डेल्टा एक्स आया x2 माइनस x1, और x2 माइनस x1 का मतलब हो गया x प्लस एच माइनस एक्स। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा h। इसी तरह से अब हम डेल्टा वाई निकालते हैं। तो डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे, सिमिलर जैसे x को मैंने एक्सप्लेन किया था, डेल्टा वाई होगा y2 माइनस y1, y की फाइनल वैल्यू माइनस y की इनिशियल वैल्यू। तो ये होगा y2 माइनस y1, तो ये आ जाएगा y2 की जगह पे हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एच, माइनस y1 की जगह हम लिख सकते हैं एफ एक्स। तो इस तरह से हमें डेल्टा y भी निकल गया। क्लियर है, ये समझ आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। तो जो डिफरेंशिएशन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है dy बाई डी एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब यहां पर इनकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मैंने यहां ऑब्टेंड की है उससे इसे रिप्लेस कर देता हूं। तो डेल्टा एक्स की जगह मुझे क्या मिला है h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो। डेल्टा वाई की जगह पे मैं लिख सकता हूं एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और डेल्टा एक्स की जगह मैं h लिख सकता हूं। तो इस तरह से ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है फंक्शन के फॉर्म में इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। और ये जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन निकालने का टेक्निक है, डिफरेंशिएशन निकालने के प्रोसेस में यूज होता है, इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो इसको ठीक से देख लो, और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। वैसे ये जो डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन है ये भी थोड़ा सा लूज डेफिनेशन है, स्ट्रिक्ट जो डेफिनेशन है उसका तुम 12th में स्टडी करोगे। इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं जो कि ये बताता है कब डिफरेंशिएशन वैलिड होगा कब नहीं होगा। बट 11th में जो डिफरेंशिएशन है उसमें सिर्फ इसी फॉर्मूले से निकाला गया है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो वो मैं भी अभी नहीं कर रहा हूं। यहां पे इस फॉर्मूले के हेल्प से डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, ये मानते हुए कि जिस भी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है हर पॉइंट पे, और वैसे केस में ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल वैलिड है। तो वो एजम्पशन करते हुए हम डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का निकालेंगे। तो ये है जनरल डिफरेंशिएशन निकालने का फॉर्मूला। अब
पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन को भी इसकी हेल्प से बता देता हूं। वैसे जैसे मैंने बताया था कि पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन में कोई एक्स्ट्रा अलग प्रोसेस नहीं है, इसी प्रोसेस का यूज किया गया है, इसलिए उसको वैसे तो अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। जनरल डिफरेंशिएशन निकाल के और फिर उसमें वो पर्टिकुलर वैल्यू अगर पुट कर दें तो पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन आ जाता है। लेकिन एनसीईआरटी में एक दो क्वेश्चन है तो मैं उसको एक दो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद हम जनरल डिफरेंशिएशन ही निकालेंगे और पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन जहां निकालना होगा जनरल डिफरेंशिएशन में वैल्यू पुट कर देंगे। तो पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन में हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो जैसे यहां पे x1 को मैंने जनरल पॉइंट x ले लिया था, अब पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन में ये एक पर्टिकुलर वैल्यू लेगा। तो सपोज वो वैल्यू x इक्वल टू a है, a जहां पे कोई कांस्टेंट है, तो x इक्वल टू a पे पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो सेम यही अप्रोच लेंगे, सेम यही प्रोसेस है कि अगर x इक्वल टू a है तो a के बाद हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा और उसके बाद फिर ऐसे ही फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो हमारे पास उस पर्टिकुलर वैल्यू पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए। इसका मतलब हुआ a के बाद हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वेरी स्मॉल चेंज करेंगे, इतना स्मॉल कि वो टेंड्स टू 0 हो, तो उसके बाद जो है डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले के फॉर्म में आ जाएगा और फिर हम वैसा ही प्रोसेस करके निकाल लेंगे जैसा प्रोसेस करके जनरल डिफरेंशिएशन निकाला जाएगा। अच्छा, डिफरेंशिएशन का जो ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन जो हमने देखा, तो तुम ये सोच रहे होगे कि भाई इसका यूज क्या है। हमने ऐसा एक्सप्लेन तो कर दिया है, लेकिन क्यों किया, इसका क्या यूज है, क्या इसकी जरूरत पड़ी? तो इसके दो तीन जगह पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, उसमें से एक यूज को मैं डिस्कस कर देता हूं ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी, उसका हमारे लिए क्या यूज है। तो जो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं वो फिजिक्स से है, वो फिजिक्स में तुम पढ़ चुके होगे और इसलिए मैं वो एग्जांपल ले रहा हूं कि तुम उससे फेमिलियर हो। तो तुमने फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़ा है, तो वो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है उसको निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन की हेल्प लेते हैं। तो वो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो डिफरेंशिएशन से कैसे रिलेटेड है, कैसे डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम निकाल सकते हैं, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज तुम अपनी कार से कहीं जा रहे हो, कार स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। सपोज 9 बजे कार की पोजीशन ए पर है और 10 बजे कार जो है वो पोजीशन बी पर पहुंच जाती है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस 40 किलोमीटर है। तो बताओ कार की स्पीड कितनी है? तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो जो हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल, कितना हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है। तो इस केस में हम देखते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो 40 किलोमीटर है और ट्रेवल करने में जो टाइम लगा है वो 1 आवर है। तो इसलिए इस केस में इसकी स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। सपोज कोई पॉइंट ऑफ टाइम t1 है, वहां पर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन x1 है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एक दूसरे टाइम t2 पे उसकी पोजीशन x2 हो जाती है। t1 पे उसकी पोजीशन x1 है, t2 पे उसकी पोजीशन x2 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हुई वो कैसे निकालेंगे? तो हम सिंपल केस एज्यूम कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा तुम्हारा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, x2 माइनस x1, और इसको हम बोलते हैं चेंज इन पोजीशन, दैट मींस डेल्टा x। इसी तरह से जो टाइम इंटरवल है वो हो जाएगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, और इसको हम डेल्टा टी लिखते हैं। तो इस बेसिस पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारा स्पीड का आ जाता है, स्पीड इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो जो डिस्टेंस है वो चेंज इन पोजीशन के ही इक्वल होगा, तो चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो इस तरह से हम स्पीड का मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। चेंज
इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। और इसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे जो तुम्हारी कार है उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर निकाली। लेकिन ये जो 40 किलोमीटर पर आवर हमने निकाला है वो इस पूरे टाइम को लेते हुए निकाला है। इसका मतलब ये जो 40 किलोमीटर पर आवर है वो इस पूरे एक घंटे का एवरेज स्पीड है, इस 1 आवर का एवरेज स्पीड है। तो ये जो 40 किलोमीटर पर आवर है वो 9 से 10 के बीच में तुम्हारी कार की एवरेज स्पीड है। और इसलिए ये जो फॉर्मूला एक्चुअली में तुम्हें एवरेज स्पीड देता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसके बीच में हर पॉइंट ऑफ टाइम पे कार की स्पीड 40 है। हर पॉइंट ऑफ टाइम पे कार की स्पीड 40 नहीं है। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कार की स्पीड 60 हो सकती है, दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे कार की स्पीड 10 हो सकती है, तीसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे कार रुक सकता है, चौथे पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट स्पीड हो सकती है, लेकिन इस एक घंटे का एवरेज जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। तो इस केस में क्या है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कार की स्पीड कितनी थी वो हम नहीं निकाल सकते, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे कार की स्पीड को स्पीड ऑफ द कार एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसका मतलब हुआ अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि 9:30 बजे इस कार की स्पीड कितनी थी, 9:30 को इस कार की स्पीड कितनी थी, तो तुम उसका आंसर 40 किलोमीटर पर आवर नहीं दे सकते। वो गलत होगा, क्योंकि ये 40 किलोमीटर पर आवर पूरे एक घंटे का एवरेज है। तो 9:30 पे कार की स्पीड कैसे निकालोगे? तो उसको निकालने के लिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड को निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ती है। डिफरेंशिएशन कैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड से रिलेटेड है, अब मैं वो एक्सप्लेन करता हूं। क्योंकि स्पीड जब भी हम निकालेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन चाहिए होगी, क्योंकि तभी मुझे डिस्टेंस मिलेगा। और ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन चाहिए होगी मतलब दो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही पोजीशन में हो सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही समय पे दो पोजीशन में नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा है तो फिर तो वो भगवान हो गया, क्योंकि फिर भगवान का ही डेफिनेशन है कि जो एक ही टाइम पे अलग अलग पोजीशन में रहे, वो इंसान नहीं हो सकता। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पीड कैसे डिफाइन करें? क्योंकि जब स्पीड डिफाइन कर रहे हैं तो हमें दो पोजीशन चाहिए, दो पोजीशन चाहिए तो दो पॉइंट ऑफ टाइम तो होगा ही। तो फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कैसे डिसाइड करें? तो वो जो एक पॉइंट ऑफ टाइम है वो डिफरेंशिएशन की हेल्प से डिसाइड कर सकते हैं। तो याद करो, डिफरेंशिएशन का जो डेफिनेशन में मैंने मैथमेटिकल फॉर्मूला बताया था, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज था उसको हम टेंड्स टू जीरो लेते थे। याद आ रहा है? यही लिखा था हमने। तो इसी तरह से यहां पे अगर मैं टाइम इंटरवल को टेंड्स टू जीरो लिख लूं तो ये डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हो रहा है। तो अगर देखो मैं डेल्टा टी को टेंड्स टू जीरो लिख दूं, इसका मतलब क्या है? डेल्टा टी किसके इक्वल है? T2 माइनस T1 के इक्वल है। तो T2 माइनस T1 टेंड्स टू जीरो हो रहा है। T2 माइनस T1 टेंड्स टू जीरो है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ T2 और T1 के बीच डिफरेंस जो है वो इतना कम है कि वो स्मॉलर देन एनी स्मॉलेस्ट नंबर है। इसका मतलब हुआ T2 अप्रोक्सीमेट T1 के इक्वल है। एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, लेकिन वो दोनों इतने क्लोज हैं कि हम उसे इक्वल मान सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इवन दो T2 और T1 डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम है, दो पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन वो इतने क्लोज हैं कि ऑल प्रैक्टिकल वैल्यू के लिए मैं उसे एक पॉइंट ऑफ टाइम भी मान सकता हूं। तो अगर मैं इन दोनों को एक पॉइंट ऑफ टाइम मान सकता हूं तो मुझे एक पॉइंट ऑफ टाइम की स्पीड मिल जाएगी। और क्योंकि ये दो अलग अलग पॉइंट भी हैं तो इन दो अलग अलग पॉइंट पे मुझे दो पोजीशन भी मिल जाएगी। इसका मतलब मैं डिस्टेंस भी निकाल सकता हूं। तो इस तरह से इस केस में अगर डेल्टा टी को टेंड्स टू जीरो एज्यूम किया जाए तो उस समय जो डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल होगा वो एक पॉइंट ऑफ टाइम का स्पीड बता देगा, क्योंकि T2 और T1 के बीच जो डिफरेंस है वो टेंड्स टू जीरो है। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो एक ही पॉइंट है। इसको मैं एक एग्जांपल देके और एक्सप्लेन करता हूं।
सपोज तुम्हें इस कार की स्पीड 9:30 9:30 पे बताना है, तो तुम कैसे निकालोगे? तो 9:30 पे जो है तुम्हें डिस्टेंस और टाइम इंटरवल डिवाइड करना पड़ेगा। बट डिस्टेंस निकालना होगा तो तुम्हें दो पोजीशन चाहिए, दो पोजीशन चाहिए तो दो पॉइंट ऑफ टाइम चाहिए होगा। तो दो पॉइंट ऑफ टाइम क्या ले, तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि 9:30 पे अगर मुझे, तो 9:30 पे अगर मुझे स्पीड निकालना हो, क्योंकि एक पॉइंट से तो मुझे डिस्टेंस मिलेगा नहीं, तो जो मैं दूसरा पॉइंट है वो मैं 9:31 लेता हूं, मतलब 1 मिनट के बाद का पोजीशन लेता हूं। तो इस समय जो दोनों ऑब्जेक्ट के पोजीशन का डिफरेंस है वो डेल्टा एक्स हुआ, मतलब डिस्टेंस हुआ, और जो टाइम इंटरवल है इन दोनों के बीच वो हुआ 1 मिनट। तो इस तरह से डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल कर दो तो मुझे 9:30 से 9:31 के बीच का स्पीड मिल जाएगा। लेकिन ये अभी भी 9:30 की स्पीड नहीं है, इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं है, एग्जैक्टली 9:30 की स्पीड नहीं है, क्योंकि मैंने 9:30 से 9:31 का जो टाइम इंटरवल है वो यूज किया है। तो इस समय जो स्पीड आएगा वो इस 1 मिनट का एवरेज स्पीड होगा। तो अब हम क्या करें, तो हम टाइम इंटरवल को छोटा करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और मान लो मैंने यहां पे एक टाइम इंटरवल और ले लिया जो कि है 9:30 01 9:30 1 तो 9:30 1 पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां पे थी। तो अब मैंने दोनों पोजीशन का डिफरेंस निकाला तो मुझे डिस्टेंस मिल गया, और यहां पे दोनों टाइम इंटरवल का डिफरेंस लिया तो दोनों जो टाइम इंटरवल का डिफरेंस है वो 1 सेकेंड आ रहा है। तो इस समय मैं क्या करता हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल कर देता हूं। बट अभी भी ये 9:30 की स्पीड नहीं है, 9:30 की स्पीड नहीं है, क्योंकि यहां पे मैंने टाइम इंटरवल 1 सेकेंड यूज किया है। तो इस तरह से ये भी अभी 1 सेकेंड का एवरेज स्पीड है। तो ये 9:30 और 9:30 1 सेकेंड, इसके बीच का एवरेज स्पीड है। ये अभी भी एग्जैक्टली 9:30 की स्पीड नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसी तरह से टाइम इंटरवल को छोटा करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम को 9:30 के इतने क्लोज ले आते हैं कि उनके बीच टाइम इंटरवल डेल्टा टी को टेंड्स टू 0 लिखा जा सकता है। तब दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम और 9:30 को हम एक ही पॉइंट ऑफ टाइम 9:30 मान सकते हैं। तो इस केस में जो डेल्टा एक्स और डेल्टा टी का रेशियो होगा वो 9:30 की स्पीड मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड को बता देगा। मतलब जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी उसको इतना छोटा कर देते हैं कि वो टेंड्स टू 0 हो जाता है। मतलब दो पॉइंट जो होंगे हमारे T2 और T1 उनके बीच का जो डिफरेंस है वो टेंड्स टू 0 है, इतना स्मॉल है कि वो स्मॉलर देन एनी स्मॉलेस्ट नंबर बन रहा है। तो इसका मतलब हुआ जो T2 और T1 इतना क्लोज है कि हम उसे एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हालांकि वो एक पॉइंट नहीं है लेकिन इतने क्लोज है कि एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में क्योंकि इन दोनों को एक ही पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं तो ये सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम एज्यूम किया जा सकता है। तो इस केस में T2 पे मान लो पोजीशन x2 है और T1 पे पोजीशन x1 है, तो ये जो पोजीशन का चेंज है उसको हम डेल्टा x लिखेंगे। तो डेल्टा t टेंड्स टू 0 है, जरूरी नहीं है डेल्टा x टेंड्स टू 0। डेल्टा x तो डिपेंड करेगा स्पीड कितनी है, तो डेल्टा x का कुछ फाइनाइट वैल्यू हो सकता है। यहां पे t को जो है मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट किया है, और टाइम के साथ जो पोजीशन में चेंज हो रहा है उसको मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट किया। और वैसे भी टाइम तो डिपेंड करता नहीं है किसी पे, टाइम तो बीतता ही जाएगा, तो इसलिए जब भी टाइम होगा तो टाइम ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दूसरा वेरिएबल टाइम पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह से यहां पे पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मैंने उसको बहुत छोटा लिया है, टेंड्स टू 0, जैसा कि डिफरेंशिएशन के डेफिनेशन में मैंने बताया था। तो उस केस में जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज है उसको मैंने डेल्टा एक्स लिख दिया है। तो इसका मतलब है इस समय जो स्पीड हम निकालेंगे वो होगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, जहां पर डेल्टा टी जो है वो टेंड्स टू 0 है ये। तो इस समय भी जो स्पीड है वो T2 और T1 के बीच का एवरेज स्पीड होगा, बट ये दोनों के बीच डिफरेंस इतना कम है कि हम उसे सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम मान सकते हैं। तो जब सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम मान सकते हैं तो फिर ये क्या हो गया, एक ही पॉइंट हो गया। तो इसको हम बोल सकते हैं ऐसे केस में इट इज द स्पीड ऑफ वन पॉइंट ऑफ टाइम। ये 9:30 बजे की स्पीड है एग्जैक्टली, क्योंकि टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि जो दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम है उसको भी मैं 9:30 मान सकता हूं। तो इसलिए ये
जो होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। ये यहां पर 930 की स्पीड होगी। और ये जो चीज है याद करो, यही डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन में मैथमेटिकल फॉर्मूला था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt। तो इस तरह से अगर मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है तो वो dx बाई dt से निकाला जा सकता है। डिफरेंशिएशन ऑफ x जो कि पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो dx बाई dt जो है हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा, लेकिन उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि x और t के बीच रिलेशन होना चाहिए, मतलब वो किसी इक्वेशन से रिलेटेड होना चाहिए, तभी उसका डिफरेंशिएशन हो पाएगा और तभी हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं। और ऐसा होने पे हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पीड निकाल सकते हैं कि x और t में जो रिलेशन है उसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन जो भी आएगा उसमें जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पीड निकालना है वो टाइम पुट कर दो। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट यूज है डिफरेंशिएशन का। बाकी और भी यूज है तो वो धीरे धीरे तुम पढ़ते जाओगे। तो होपफुली इससे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि डिफरेंशिएशन कैसे हमारे लिए यूजफुल है, और ये फिजिक्स में तुमने पढ़ा भी था, तो इससे तुम्हारा फिजिक्स का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।